हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाइडेड एजुकेशन चैनल। आज हम गद्य खंड के सभी लेसन्स की समरी यानी सारांश देखेंगे। हिंदी का पूरा सिलेबस भी आपको जनवरी मंथ के एंड तक मिल जाएगा। तो देखते हैं भक्तिम पाठ का सारांश। इस संस्मरण में हम देखते हैं कि भक्ति के जीवन की कहानी मुख्यतः 4 हिस्सों में बटी हुई है। जीवन के प्रथम परिच्छेद में भक्तिम का बचपन, उसका विवाह और उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। जीवन के दूसरे परिच्छेद में 3 बेटियों का जन्म, बड़ी बेटी का विवाह और पति की मृत्यु हो जाती है। छोटी दोनों बेटियों के विवाह के बाद अपने बड़े दामाद को घर जमाई रख लेती है। जीवन का तीसरा परिच्छेद, बड़ी बेटी विधवा हो जाती है और तीतरबाज दामाद को जबरदस्ती स्वीकार करना पड़ता है, जो पूरी संपत्ति को बर्बाद कर देता है। चौथे परिच्छेद में महादेव वर्मा के घर में सेविका का कार्य करती है और अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। बाजार दर्शन पाठ का सारांश। बाजार दर्शन निबंध में लेखक ने मुख्यतः 3 विषयों पर चर्चा की है। नंबर 1, बाजार के आकर्षण में फंसने के कारण। नंबर 2, बाजार के आकर्षण से बचने के उपाय। नंबर 3, बाजारवाद का दुष्प्रभाव। लेखक के अनुसार बाजार के आकर्षण में फंसने के मुख्य रूप से 2 कारण हैं। एक है पैसे की गर्मी और दूसरा है बाजार की जादुई ताकत। इनके प्रभाव से लोग अनावश्यक वस्तुएं खरीद लेते हैं। बाजार के आकर्षण से बचने के लिए लेखक ने सुझाव दिया है कि खाली मन से बाजार न जाएं। यह निर्णय करके बाजार जाएं कि क्या खरीदना है और लेखक के पड़ोसी भगत जी के समान संयमी व्यक्ति बनकर बाजार जाएं। बाजारवाद के दुष्प्रभाव की चर्चा करते हुए लेखक ने बताया है कि आजकल बढ़ते हुए बाजारोपण के कारण परस्पर भाईचारे का भाव भी बाजार से समाप्त हो रहा। काले मेघा पानी दे पाठ का सारांश। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। नंबर 1, लेखक के किशोर जीवन में अनावृष्टि से प्रभावित गांव में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए इंद्र सेना के ऊपर लोगों द्वारा घर में सहेज कर रखा पानी फेंकना। नंबर 2, लेखक का समाज सुधारने का प्रयास और अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयत्न, लेकिन जीजी के प्रति प्रेम के कारण दुविधा में फंसकर सारे तीज त्योहारों में जीजी की मदद करना, अंत में जीजी के तर्कों से निरुत्तर होना। संस्मरण के अंत में 50 वर्ष बीत जाने के बाद देश में फैले भ्रष्टाचार पर अपने विचार प्रकट करना कि आखिर कब बदलेगी यह स्थिति। पहलवान की ढोलक पाठ का सारांश। आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पहलवान की ढोलक मुख्यतः 3 भागों में बटी हुई है। नंबर 1, कहानी के प्रथम भाग में अमावस्या की सर्द और अंधेरी रात्रि में महामारी से पीड़ित गांव के भयानक वातावरण का वर्णन है। ऐसे में लुट्टन पहलवान गांव वासियों में जीने का उत्साह भरने के लिए लगातार अपना ढोल बजाता है। नंबर 2, कहानी के मध्य में लुट्टन सिंह पहलवान ने अपने जीवन में खूब तरक्की हासिल की। उसने श्यामनगर मेले में आयोजित दंगल में पंजाब के प्रसिद्ध पहलवान चांद सिंह को हराकर श्यामनगर के राजा श्यामानंद का दिल जीत लिया। राजा ने लुट्टन सिंह को राज पहलवान बना दिया। वह अपने दोनों बेटों के साथ राजमहल में रहने लगा। नंबर 3, कहानी के अंतिम भाग में राजा श्यामानंद का निधन हो जाता है, जिससे लुट्टन के जीवन में भयंकर वज्रपात होता है। नया राजकुमार विलायत से आकर सारी व्यवस्था संभालता है। अब दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया, जिससे लुट्टन और उसके पुत्रों को राजमहल छोड़कर अपने गांव लौटना पड़ता है। गांव में अचानक महामारी फैल गई, जिसके कारण रोजाना 2-3 लोगों की मृत्यु होने लगी। लुट्टन के दोनों बेटे भी इस महामारी की चपेट में आ गए और अंततः एक रात लुट्टन सिंह की भी इस महामारी में मृत्यु हो जाती है। शीरीष के फूल पाठ का सारांश। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध शीरीष के फूल को हम मुख्यतः 3 हिस्सों में विभाजित करके समझ सकते हैं। नंबर 1, निबंध के प्रथम में शीरीष के वृक्ष का निबंध के प्रथम भाग में शीरीष के वृक्ष का परिचय दिया गया है। लेखक जेठ की जलती धूप में जहां बैठकर लेख लिख रहा है, वहां शीरीष के अनेक पेड़ थे।
जो ऐसी भीषण गर्मी और लू में भी फूलों से लदे हुए थे और जो बसंत से लेकर आषाढ़ तक खिले रहते हैं। नंबर 2, निबंध के मध्य भाग में सीरीज के फलों की अधिकार लिप्सा का वर्णन है और उनकी तुलना आज के राजनेताओं से की गई है जो जीवन पर्यंत कुर्सी के लालच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। ठीक उसी तरह से सीरीज के फल भी नए फूलों के निकल आने तक भी अपना स्थान नहीं छोड़ते। मृत्यु तो अटल सत्य है, काल देवता की नजरों से कोई नहीं बच सकता। नंबर 3, निबंध के अंतिम भाग में लेखक सीरीज को एक अवधूत यानी सन्यासी की तरह मानते हैं। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। कालिदास और कबीर भी अनासक्त योगी रहे होंगे। जो अनासक्त यानी सुख दुख में एक समान न हो वह कवि नहीं हो सकता। सीरीज का पेड़ इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी सरस बना रहता है, उसी तरह से हमारे देश में भी मार काट लूट पाट खून खराबा में भी महात्मा गांधी स्थिर रहे थे। लेखक जब भी सीरीज के वृक्षों को देखता है तो वह सोचता है कि हाय आज वह अवधूत कहाँ है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश। श्रम विभाजन और जाति प्रथा भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक प्रसिद्ध भाषण का हिंदी रूपांतरण है। यह 2 भागों में विभाजित है। नंबर 1, प्रथम भाग में लेखक ने जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन को गलत ठहराया है। इसके 3 मुख्य दोष हैं। नंबर 1, जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करके उन्हें एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। नंबर 2, जाति प्रथा गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर देती है जो उसकी रुचि पर आधारित नहीं है। नंबर 3, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है। मनुष्य की कुशलता का इसमें कोई स्थान नहीं है। नंबर 2, पाठ के द्वितीय भाग में लेखक एक आदर्श समाज की कल्पना करते हैं जो 3 प्रमुख तत्वों स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर आधारित है। लेखक का कहना है कि भ्रातृता यानी भाईचारा समाज में दूध और पानी की तरह मिला होना चाहिए। इसी को वे लोकतंत्र का नाम देते हैं। स्वतंत्रता पर लेखक का मत है कि जाति प्रथा वाले समाज में किसी को भी अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं है। लेखक ने आदर्श समाज के लिए समता पर भी बल दिया है। यद्यपि सभी मनुष्य समान नहीं होते, लेकिन समाज को इस आधार पर उनके साथ असमान व्यवहार नहीं करना चाहिए। समता का औचित्य या उपयुक्तता यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि एक राजनेता के लिए समता का पालन करना ही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी है। यानी कि समता का पालन करने से ही उसके व्यवहार को जांचा परखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था सभी लेसन्स का सारांश। तो आप इसे अवश्य देखिए, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा और आपकी अच्छी परसेंटेज बनेगी इससे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। इस अगली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू।